हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कल। हम लोगों ने इसके सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम सेट 3 के भी मैंने टोटल 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपको दिख रहा होगा लेक्चर 1 में मैंने क्या किया है, 2 में क्या किया है, 3 में क्या किया है, 4 में क्या किया है एंड 5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया है। आज लेक्चर 6 में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन आपने इसके आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मेंबर्स हैं, उनको पता है कि वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहता हूँ और नए कौन से लेक्चर्स आएंगे उसके भी पोल वहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक का होगा वो अपलोड करता हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो भी क्लिक कर दो ताकि आप ये चैनल से जुड़ जाओ और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप वो तुरंत देख सको। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 6। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है इन फिगर 3.94, ये वाला फिगर, मेजर आर्क CE इज 54 डिग्रीज, ये 54 है। मेजर आर्क BD इज 23 डिग्रीज, ये 23 डिग्रीज है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल CAE, CAE मतलब ये वाला एंगल, इसका मेजर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दो कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तो मुझे पता है कि ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ मेजर आर्क CE माइनस मेजर आर्क BD। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में यूज कर लिया है। तो CAE क्या आएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क CE मतलब 54 माइनस मेजर आर्क BD मतलब 23। 54 में से 23 निकालो, कितना आएगा, 33, 43, 53 मतलब आ जाएगा 31 और ये हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, तो ये करोगे तो आएगा 15.5 डिग्रीज। ये रफ में करके बता रहा हूँ, इसके बाद फेयर भी आपको करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बोला है AB इक्वल टू 4.2, ये 4.2 है, BC 5.4 है, इतना सा टुकड़ा, AE 12 है, ये AE पूरा दिया हुआ है, याद रखो AE 12 है, तो आपको AD फाइंड करना है। AD मतलब ये छोटा सा टुकड़ा। अब ये देखो, ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको इसका भी एक थ्योरम पता है कि AB इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू AE। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, AB इंटू AC इक्वल टू AD इंटू AE। मैंने आपको प्रैक्टिस में भी बताया था, जहां पे इंटरसेक्ट करते ना मैं वहां से शुरू करता हूं हमेशा। तो अगर A से शुरू कर रहा हूं, देखो क्योंकि A से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, AB इंटू AC इक्वल टू AD इंटू AE। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि AB आपको दिया है, आपको AC नहीं दिया है, AC मतलब ये पूरा, ठीक है, AC आपको नहीं दिया, लेकिन आपको BC दिया है। तो अगर आपको AB और BC पता है तो आप AC कैसे निकालोगे, AC विल बी AB प्लस BC, करेक्ट। तो आपको AB भी दिया है, AC भी दिया है, AD आपको फाइंड करना है, AE आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका AD अननोन है, AE दिया हुआ है, और AC उन लोगों ने सीधा थाली में सजा कर नहीं दिया। AC फाइंड करने के लिए थोड़ी मेहनत करवाने बोल रहे हैं, अरे आपको प्लस आता है क्या, चलो करके बताओ। तो AB प्लस BC करोगे तो आपको AC मिलेगा, 4 + 5 9.24 मतलब 6, तो 9.6 आ जाएगा वो। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाएगा वो भी। डन। तीसरा देखो, अभी ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है, इसका रिजल्ट यहां पे मत यूज कर लेना। ऐसे लिखा है AB 3.6, AC 9, AD 5.4, फाइंड AE। अच्छा, AE इधर दिया हुआ है, आप एकदम हंसते हंसते 12 लिख दोगे यहाँ पे और सीधा मिलेगा 0, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे AB देखो 4.2 है, यहाँ पे AB 3.6 है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो AB आपको 3.6 दिया है, AC आपको 9 दिया है, ये और ये दोनों आपके पास है, AD आपको 5.4 दिया है, तो बचा सिर्फ AE, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और AE की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि खुशी खुशी AE का वैल्यू यहां से लेके 12 मत लिख देना भाई, नहीं तो मिलेंगे 0। आया समझ में? चलो इसको फेयर में करके बताता हूं कैसे करेंगे। कुछ ऐसा आएगा फेयर में, देखो एक बार मैं लिखूंगा कॉर्ड्स BC एंड ED इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट A, देयरफॉर एंगल CAE क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क CE माइनस हाफ ऑफ मेजर आर्क CE माइनस BD। ये पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, पूरे का हाफ है। ठीक है, 54 माइनस 23 किया जो 31 आया, हाफ कट किया यहाँ पे तो आया 15.5 डिग्रीज।
तो सी ए ही मिल गया। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन था मैंने उसमें आपको बताया कि ए बी इंटू ए सी यूज होता है। ठीक है, देखो ए बी इंटू ए सी दिया नहीं था इसलिए पहले मैंने ए सी निकाल लिया। ए सी क्या होगा, ए सी विल बी ए से लेके बी, ए बी प्लस बी सी। क्यों, बिकॉज ए बी और बी सी ऐसे ऐड होके आता है, बिकॉज ए डैश बी डैश सी तीनों एक ही लाइन में है। ए बी सी तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ओके, तो ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी सी दिया है, सब्स्टिट्यूट किया तो ए सी का वैल्यू आ गया 9.6 यूनिट्स। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स जो ये है उसमें मैंने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो ए डी यहाँ पे अकेला बचा था, बाकी सब मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये ए सी जो है मैंने ऐड करके निकाला। ए सी के टुकड़े दिए थे, ए सी पूरा नहीं दिया था। तो अगर मुझे ए डी चाहिए तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ए डी का वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या किया, ये 42 कर दिया इसको, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 10 आएगा। 96 कर दिया इसको, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक और 10 आएगा, तो 10 और 10 हो जाएगा 100। ठीक है, और 12 को ऐसे ही रहने दिया नीचे। अब इसको सॉल्व करो, 100 को ऐसे ही रहने देना। ठीक है, 12 1 जार 12 8 जार। ओके, 42 8 से मल्टीप्लाई करो, 42 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जार 16, 8 4 जार 32 प्लस 1 33, तो आपको ऊपर आता है 336 और नीचे आता है 100। 336 अपॉन 100 करो, देखो 1 के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 3.36। तो मुझे ए डी मिल गया 3.36 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, सिमिलरली मैंने थर्ड वाला किया। थर्ड में सारे वैल्यूज जो ए बी ए सी ए डी दिए हुए थे, खाली ए ही नहीं दिया था। सेकंड में ए सी निकालने के लिए मेहनत तो करवाई थी उसने, थर्ड में वो भी नहीं करवाई। थर्ड में सीधा थाली में सजा के दे दिया और बोला ए ही निकालो। तो मैंने क्या किया, 3.6 इंटू 9 और ये 5.4 नीचे लेके आया। इसका एक डेसिमल निकाला और 5.4 जो नीचे है उसका भी एक डेसिमल निकाला। ऊपर नीचे एक साथ एक डेसिमल निकाला तो चलता है, बिकॉज इसका निकालोगे तो नीचे एक 10 आएगा, इसका निकालोगे तो ऊपर एक 10 आएगा और 10 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 9 1 जार 9 6 जार 54, फिर 6 1 जार 6 6 जार 36, 6 1 जार 6, तो यही आपको आ गया 6 यूनिट्स। ओके, तो ऐसे करके आ गया है पूरा सोल्यूशन। आया समझ में? पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है। चलो वीडियो पॉज करके फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? और ये सेकंड पार्ट कॉपी कर लो। रीजन लिखना मत भूलना, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर। डन? ये है इसका पूरा सोल्यूशन। ऐसे फाइनल आंसर बॉक्स करके लिखोगे ना तो टीचर को चेक करने के लिए आसानी होगी, और टीचर को जितनी आसानी होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ होनहार बच्चे बोलेंगे, अच्छा टीचर को इतनी आसानी करानी है तो सर लिखेंगे नहीं, खाली आगे वाले से बॉक्स वाला आंसर कॉपी करके लिख देंगे। मत करो भाई ऐसा, इतना हीरो हीरोइन मत बनो। चुपचाप सॉल्व करो और फाइनल आंसर को बॉक्स करो। ठीक है, फालतू का दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। नेक्स्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन में दिया है, इन फिगर 3.95 कॉर्ड EF इज पैरेलल टू कॉर्ड GH। EF और GH दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। हजारों करोड़ों किलोमीटर इनको लेके जाओ, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, गुस्सा है एक दूसरे से। प्रूव दैट कॉर्ड EG इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड FH। EG और FH एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द प्रूफ। बहुत ही टाइम पास है यहाँ पे ना फिल करने के लिए जगह कम है, बट फिर भी ट्राई करते हैं यहीं पे भरने को। ड्रॉ सेगमेंट GF, पहले तो ये GF ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देख लो ये दोनों पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ EFG इक्वल टू FGH। EFG इक्वल टू FGH क्या बन रहा है भाई? Z बन रहा है। Z बन रहा है मतलब क्या? मूवीज के बारे में मत सोचो, Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं फेयर में लिख के बताऊंगा, ठीक है। फिर लिखेंगे EFG इक्वल टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से रीजन दिया हुआ है। देखो EFG ये आर्क EG को इक्वल है, हाफ आर्क EG, बिकॉज EFG आर्क EG में इंस्क्राइब्ड है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हाफ आर्क EG। सिमिलरली FGH जो है ये FH में इंस्क्राइब्ड है, तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू हाफ आर्क FH। बट ये EFG और FGH LHS जो है ये दोनों का ये इक्वल है, तो अगर इन दोनों का LHS इक्वल है तो इनका RHS भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हाफ आर्क EG और हाफ आर्क FH भी इक्वल होगा, हाफ आर्क EG और हाफ आर्क FH। हाफ हाफ कैंसल, तो आपको आ गया मेजर आर्क EG इक्वल टू मेजर आर्क FH। आर्क EG और आर्क FH इक्वल हो गया, और अगर आर्क EG और आर्क FH इक्वल है तो कॉर्ड EG और कॉर्ड FH भी इक्वल है। कार्ड नहीं कॉर्ड, दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग आर्क्स के कॉर्ड्स जो होते हैं करस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
ये इसका अच्छे से रीजन लिख के बताता हूं, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन दिया है। 17 पे तो जनरली खतरा होता है, यहां पे खतरा नहीं है। देखो कैसे लिखा है मैंने, ये जो हाईलाइट किया है ना ग्रीन कलर का, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले जीएफ ड्रॉ कर लिया, फिर लिखा ई एफ जी इक्वल टू एफ जी एच, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ई एफ जी कितना है? हाफ आर्क ई जी। एफ जी एच कितना है? एफ जी एच है हाफ आर्क एफ एच। दोनों में रीजन दिया हुआ था। देयरफॉर आई कैन से मेजर आर्क ई जी इज इक्वल टू मेजर आर्क एफ एच, क्यों? बिकॉज ये दोनों तो देखो इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा। तो जब आप ये दोनों को इक्वेट करोगे ना तो हाफ हाफ कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मेजर आर्क ई जी इक्वल टू मेजर आर्क एफ एच। इसमें रीजन क्या आएगा? 1 2 3। यार इसको 1 नंबर देना चाहिए था यहाँ पे, इसको दे दो 1 नंबर यहाँ पे। ओके, तो आपको ये दोनों आर्क्स इक्वल मिल गई। अगर ये दोनों आर्क्स इक्वल है तो ये आर्क्स के अंदर जो कॉर्ड है, कौन से कॉर्ड है? ई जी एंड एफ एच, तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये अच्छे से रीजन लिख लो, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। फटाफट कॉपी करो। आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्टिविटी बेस्ड। डन, कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 3.96 P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये टैंजेंट है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, यहां पे उसको वो छू रहा है। छू रहा है मतलब टच कर रहा है यहां पे। ठीक है, इफ मेजर आर्क पी आर इक्वल टू 140 डिग्री। पी आर क्या है? देखो भाई ये रहा अपना पी आर, यहां पे ये वाला आर्क जो है वो 140 डिग्रीज है यहां से यहां तक। पी ओ आर इक्वल टू 36 डिग्री। पी ओ आर ये एंगल है, ठीक है, आर्क नहीं, ये एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री। फाइंड मेजर आर्क पी क्यू, ये वाली आर्क पूछिए पी क्यू। ओके, अब ये पी क्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। ये ऐसा नहीं है कि ये एक कॉर्ड है और दूसरा एक कॉर्ड है, नहीं, ये एक कॉर्ड है और दूसरा टैंजेंट है, राइट, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे पी क्यू को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया। अगर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और मैंने ये एंगल निकाल लिया तो मुझे पता है कि टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल इज हाफ मेजर आर्क पी क्यू। ये सीकेंट है और ये टैंजेंट है, राइट। तो अब मेरा एम है ये एंगल निकालना। ठीक है, अगर ये एंगल मिल गया तो ये जो सवाल पूछ रहा है मेजर आर्क पी क्यू मैं निकाल सकता हूं। अब ये एंगल कितना है? पी ओ आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पे लेबल कर दो कि ये है 36 डिग्रीज। ओके, अब ये आपको पता है 36 है, आपको पता है कि ये जो पी आर है, पी आर वो 140 है। अगर पी आर 140 है तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर, इट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क पी आर, तो आई कैन से दैट दिस एंगल शुड बी हाफ ऑफ पी आर। करेक्ट, तो पी आर कितना है? 140, तो उसका हाफ करूंगा, रफ में करा रहा हूं, ठीक है, हाफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ऑफ 140 विच इज 70 डिग्रीज। ओके, अब आप कुछ मत देखो, खाली ये ट्रायंगल देखो। ये ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल में इमेजिन करो कि यही साइड को आगे खींचा जा रहा है ना। अगर ये साइड को आगे खींचा जा रहा है तो ये वाला एंगल जो एक साइड को आगे खींचा और दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में हमको प्रॉपर्टीज पता है। देखो, इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर एंगल कौन होगा? एक ये होगा और एक ये होगा। ये तो उसका बाजू वाला है ना, ये वाला, ये उसका इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, ये तो उसका एडजेसेंट एंगल है। तो इस 70 के लिए ये और ये ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स है, तो मैं बोल सकता हूं दिस 70 इज इक्वल टू 36 प्लस ओ पी क्यू, ये वाला एंगल। तो अगर 70 इक्वल टू 36 प्लस एंगल ओ पी क्यू लिखा, कौन सा रीजन लिखेंगे? रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ऐसे मुंह मत बनाओ कि जिंदगी में पहली बार सुना है। ठीक है, ये हमने 9th में भी यूज किया है, 10th में भी यूज किया है। नहीं समझा तो अभी मैंने बता दिया ना, कोई भी ट्रायंगल में कोई एक साइड एक्सटेंड किया और दूसरा जो रेगुलर साइड है उसके साथ जो एंगल बना उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, जो उससे सबसे दूर है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, ये तो उसका नजदीक वाला है, ये और ये दोनों दूर है, तो उन दोनों का सम आ जाएगा। ये एंगल ओपी क्यू निकालने के लिए 36 इधर लेके आओ, यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ओपी क्यू कितना मिलेगा? देखो यहाँ पे 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 3 3, तो आपको ओपी क्यू मिल गया 34 डिग्री। अभी तक हमने
कुछ भी ये जो पूछा है वो निकाला ही नहीं है, बट ओपी क्यू मिल गया एक बार 34 डिग्री, तो मेजर आर्क पी क्यू तो इजीली मिल जाएगा ना, बिकॉज ये ओपी क्यू जो है इट शुड बी हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू। तो हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू इज नथिंग बट ओ पी क्यू। ओ पी क्यू कितना है 34, तो यहाँ पे 34, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू। 34 2 कितना होता है 68। फिर मैं करके बताऊंगा, समझ में आया कैसे आया ये। तो ये मुझे मिल गया 68 डिग्रीज। खत्म, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इधर खत्म किया। ओके, सेकेंड में इफ OP इक्वल टू 7.2, OQ इक्वल टू 3.2, फाइंड OR एंड QR। OP 7.2, O से लेके P तक 7.2, OQ इज 3.2, यहाँ तक 3.2, फाइंड OR यहाँ से लेके यहाँ तक OR एंड QR। QR माने ये Q से लेके R तक। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? ये एक सीकेंट है और ये एक टेंजेंट है। याद है क्या होता है फॉर्मूला? मैं बोल सकता हूँ OQ इंटू OR इज इक्वल टू OP स्क्वायर। O से शुरू हो रहा है ना, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स है, वैसा ही है ना। OQ इंटू OR इक्वल टू OP इंटू OP। OP इंटू OP क्या होता है? OP स्क्वायर। प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देखे हैं ना, तो आपको याद होगा, मैंने ऐसे ही याद कराया था आपको। OQ इंटू OR इक्वल टू OP स्क्वायर। सीधा यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, बिकॉज ये बहुत ईजी है, इस पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं। OP इज द टैंजेंट, OR इज द सीकेंट। तो मैं बोल सकता हूँ OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ इंटू OR। दिख रहा है तीनों O से शुरू हो रहे हैं, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। OP का वैल्यू दिया है 7.2, तो आ गया 7.2 स्क्वायर। OQ का वैल्यू दिया है 3.2, OR आपको फाइंड करना है। तो ये OR मैंने इधर का इधर रखा, ये 3.2 मैंने उधर भेजा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब 7.2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7.2 इंटू 7.2, ठीक है। ये 3.2 को ऐसे ही रखा। अब ये 7.2 को मुझे लिखना है 72। एक और स्टेप करके बताऊँ क्या? चलो बताता हूँ आपको एक और स्टेप करके। तो यहाँ पे मैंने एक और स्टेप कर दिया। इसके बाद देखो ये स्टेप लेके आया, बिकॉज 7.2 स्क्वायर, ये 3.2 नीचे आ जाएगा इक्वल टू OR। फिर ये वाले स्टेप को मैंने नेक्स्ट स्टेप ये बताया, 7.2 स्क्वायर मतलब 7.2 इंटू 7.2, नीचे 3.2 ऐसे का ऐसा रहेगा, इक्वल टू OR भी ऐसे ही रहेगा। अब मुझे ये 7.2 और ये 3.2, अगर मुझे इसमें से एक डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे नीचे एक 10 आएगा, इसमें से एक डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक 10 आएगा, 10 और 10 कैंसिल होगा, तो मुझे मिलेगा 72/32। मुझे इसमें से एक डेसिमल हटाना है तो नीचे एक 10 आएगा, तो देखो 72/10। तो ऊपर आ गया 72 इंटू 72, नीचे आ गया 32 इंटू 10। आया समझ में? कट करो, देखो 2 16 जार 32, 2 36 जार 72, 2 8 जार 16, 2 18 जार 36, 8 1 जार 8, 8 9 जार 72। ऊपर आपको मिला 18 इंटू 9, जो आप करके देखोगे तो आपको मिलेगा 8 9 जार 72, 9 जार 9, 9 1 जार 9, 9 प्लस 7 16, तो आ गया 162। तो ऊपर मिलेगा ये सब की जगह 162 और नीचे मिलेगा 10। तो 162/10 करोगे, ये 1 के बाद एक जीरो है तो ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा, तो आंसर आया 16.2 यूनिट्स। ये हो गया आपका OR। आया समझ में? सिर्फ कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट लगता है लोगों को, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन स्टेप वाइज करके बताया। जब मैं कर रहा था तब ध्यान देना, नहीं हो रहा है तो रिवाइंड करके फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। तो OR मुझे मिल गया 16.2 यूनिट्स। तो यहां पे मुझे OR मिल गया 16.2। अब QR कैसे निकालूंगा? देखो QR ये OR का ही एक टुकड़ा है, ठीक है। OQ आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3.2। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स मत करना, दोनों कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो अगर मुझे OQ दिया हुआ है 3.2 और मैंने OR निकाल लिया, ये पूरा निकाल लिया 16.2, तो ये छोटा टुकड़ा QR कैसे निकालूंगा? ये पूरे 16.2 में से ये 3.2 का टुकड़ा माइनस कर दूंगा, 2 - 2 0, 6 - 3 आ गया 13। तो मुझे ये कितना मिल जाएगा? QR 13 मिल जाएगा। ये भी मैंने वहां पे करके दिखाया, ठीक है। तो QR भी 13 आएगा। सोल्यूशन दिखाऊंगा तब आप देख लेना एक बार। अब सेम बेसिस पे आपको थर्ड क्वेश्चन खुद से रफ में अभी ट्राई करना है। मैं नहीं बोल रहा पूरा फिगर बनाओ, लेकिन थर्ड वाला खुद से निकालो। देखो बच्चों, थर्ड में खाली QR पूछा है, QR आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला ना। टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम में आपको मिलता है OP स्क्वायर इक्वल टू OQ इंटू OR। QR उसमें होता ही नहीं है। जैसे QR यहां पे निकाला माइनस करके, वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करो और थर्ड वाला खुद से करो वीडियो पॉज बच्चों, अभी करोगे 5 मिनट लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो करो वीडियो पॉज। जिन लोगों ने खुद से किया उनको दिखा होगा कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो नंबर्स है वो सेम एज सेकेंड क्वेश्चन,
ठीक है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन में आंसर ऑफ क्यू आर 13 यूनिट्स आया था, यहाँ पे भी क्यू आर 13 यूनिट्स ही आ रहा है। फिर भी आपको ये पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ऐसे मत बोलना कि अरे सेकंड क्वेश्चन से कर लिया। ठीक है, सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू इंटू ओ आर लिखा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सारी, सिर्फ ओ क्यू अननोन था। अब देखो ये ओ क्यू फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे फेंक देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। नेक्स्ट स्टेप में 7.2 स्क्वायर को लिखा, 7.2 इंटू 7.2, 16.2 को ऐसे रहने दिया, इक्वल टू ओ क्यू ऐसे रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये इसके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट, इसके पास भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो मैं क्या करूंगा, ये 72 इंटू अपॉन 162 ले लूंगा। इसका भी एक डेसिमल हटा दिया, इसका भी हटा दिया, क्यों? बिकॉज जब इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आया, इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर एक 10 आया, और ये 10 और ये 10 कट गया। ठीक है, जब ये 10 और ये 10 कट गया तो काम हो गया ना हमारा। प्लस आपको अगर ये 7.2 का भी 10 हटाना है तो बहुत ईजी है हटाना। कैसे हटाओगे? ये 7.2 का 10 हटाने के लिए अगर ये डेसिमल ऊपर से हटाते हो तो नीचे एक 10 लेना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हटा सकते। ठीक है, और ये 10 किसी के साथ कट नहीं हो रहा, उसको रहने दो ऐसे ही। अब कट करके देखो क्या आता है, देखो ये हो जाएगा आपका 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, करेक्ट। ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। यहाँ पे लेता हूँ 9 9 जार 81, 9 8 जार 72, इसको टच मत करना। ठीक है, फिर लेता हूँ 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, तो ऊपर बचा 4 इंटू 8 32, और नीचे बचा 10। 1 के बाद एक 0 है, तो अगर मैं ये हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 3.2। तो ओ क्यू इक्वल टू आ गया 3.2 यूनिट्स। आया समझ में? जब आपको ओ क्यू मिल गया 3.2 यूनिट्स तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहां पे अगर ओ क्यू 3.2 है, 18th क्वेश्चन में अगर ओ क्यू 3.2 है और ओ आर आपको 16.2 दिया हुआ है, ये ओ आर आपको 16.2 दिया है और ओ क्यू आपको 3.2 पता है, तो आप क्यू आर कैसे निकालोगे? ये वाला टुकड़ा कैसे निकालोगे? ये बड़ा टुकड़ा माइनस ये छोटा टुकड़ा, 16.2 माइनस 3.2 करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। 16.2 किया क्या होता है? ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, बिकॉज ओ क्यू आर तीनों स्ट्रेट लाइन में है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर 3.2 को इधर भेजा तो माइनस 3.2 हो जाता है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू, एंड माइनस करके आता है 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर इक्वल टू 13 यूनिट्स। आया समझ में? पक्का? तो अगर आपको फेयर देखना है तो ये ऐसे किया है मैंने फेयर में। पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे पहले हमने पी क्यू ज्वाइन कर लिया। अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट स्टेप लिख दो यहाँ पे, ज्वाइन पी क्यू, फिर ये फर्स्ट पार्ट कॉपी करो। यहाँ पे पॉज करके कॉपी करना है अभी के अभी। डन। सेकेंड पार्ट यहां से। बच्चों ये जो सारे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ना, आप खुद से करो, बिकॉज हर बच्चा मिस्टेक करता है कैलकुलेशन में। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, बोर्ड एग्जाम में आप पे प्रेशर होगा, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओगे खुद से। डन। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे पार्ट है। ये रीजन लिखना मत भूलना। ये जब दो टुकड़े ऐड करके एक बड़ा टुकड़ा आता है ना, वो हमेशा तभी पॉसिबल होता है जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लाइन के केस में। ठीक है, और तीनों स्ट्रेट लाइन में पॉइंट कैसे लिखते हैं? ओ डैश क्यू डैश आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकाला, और ये इसका बचा हुआ पार्ट है। डन। तो यहां पे 18th क्वेश्चन भी होता है खत्म। देख लो पूरा सोल्यूशन एक बार, फर्स्ट पेज 18th का, एंड ये सेकेंड पेज। 19th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 3.97, ये वाला फिगर, सर्कल्स विद सेंटर सी एंड डी टच इंटरनली एट पॉइंट ई। ये दोनों एक दूसरे को ई पे टच कर रहे हैं। सेंटर क्या है? छोटे सर्कल का सेंटर है सी और बड़ा जो सर्कल है उसका सेंटर है डी। ठीक है, डी दिख रहा है, छोटे सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, टेंशन मत लो, वैसे ही दिया हुआ है आपको। डी लाइज ऑन द इनर सर्कल, दिख रहा है ना, बट डी क्या है? बड़े सर्कल का सेंटर। कॉर्ड EB ऑफ द आउटर सर्कल इंटरसेक्स इनर सर्कल एट पॉइंट है। ये जो EB है, ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है, वो छोटे वाले सर्कल इनर सर्कल को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट सेगमेंट EA कॉन्ग्रुएंट टू AB। EA कॉन्ग्रुएंट टू AB। फिगर देख के ऐसा लगता नहीं है कि EA और AB इक्वल है, बट उन्होंने बोला है तो भाई टेक्स्ट बुक सही है, हमको प्रूव करना है। यार ये बहुत टाइम पास क्वेश्चन है, सही में 19 क्वेश्चन पे ये दिया है। एक बार देखो, ये छोटा सर्कल है, ठीक है, कुछ भी मत देखो, सिर्फ छोटा सर्कल देखो, बड़े सर्कल को एकदम फुल इग्नोर मारो, जैसे आप आज तक ज्योमेट्री को इग्नोर कर रहे थे। और आप अच्छे से देखो तो ये ECD स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्यों?
बिकॉज सी और डी तो सेंटर है, सी छोटे सर्कल का, डी बड़े सर्कल का, और ई उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से ई सी डी तो पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब ये जो लाइन है ये क्या बन गया, ये डायमीटर बन गया छोटे सर्कल का। और अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल क्या होगा, अगर ये डायमीटर है तो छोटे सर्कल के अंदर मैं बोल सकता हूं ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल इंस्क्राइब्ड होता है। करेक्ट। देखो ना यार, ये ईडी अगर डायमीटर है तो ये आर्क कितना होगा, ये वाला आर्क होगा 180 डिग्री, और ये वाला मुझे फाइंड करना है, इट विल बी हाफ ऑफ 180 विच विल बी 90। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो मुझे सीधा पता चल गया कि ये जो एंगल है 90 है। अब छोटे सर्कल को फुल इग्नोर मारो, जैसे आप साइंस 1 को इग्नोर कर रहे थे। तो ये डी सेंटर है, ये कॉर्ड है, छोटे सर्कल को देखो ही मत। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला तो क्या होगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो आई कैन से ई ए इक्वल टू ए बी। खत्म। क्या टाइम पास है, तो 5-6 लाइन में हो जाएगा। आया समझ में? जो मैं इग्नोर करने बोल रहा हूं ना बच्चों, वो इग्नोर करना सीखोगे तो ही आपको एक फिगर जो है वो इजी लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। ये रहा 5-6 लाइन का टाइम पास सोल्यूशन। फर्स्ट मैंने लिख दिया ई डैश सी डैश डी। क्यों? ये तीनों स्ट्रेट लाइन में, बिकॉज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेगमेंट ई डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये ई डी डायमीटर क्यों बना, बिकॉज सी सेंटर है और ई और डी सर्कल के ऊपर पॉइंट है। तो ये लाइन जो बन गई है ई डी, वो तो स्ट्रेट लाइन हमको पता है ना यहां से, तो ई डी बन गया डायमीटर। अगर ई डी डायमीटर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है ई ए डी, ठीक है, आपको चाहिए तो यहां पे बना दो ई ए डी, यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये ऐसे भी ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल है ये, वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सिर्फ छोटू सर्कल देखो, डायमीटर, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो ई ए डी 90 डिग्री हो गया। अगर ई ए डी 90 है मतलब क्या, ये जो ए डी है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ई बी, तो ये एंगल 90 होता है ना, 90 का मतलब परपेंडिकुलर। तो सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी। अगर ये सेगमेंट इसको परपेंडिकुलर है तो ये तो सेंटर है डी बड़े सर्कल का, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ई ए इक्वल टू ए बी। तो लिख दिया वहां पे सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। 3 हसीन शब्द यहां पे लिख दिया, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आए ना एग्जाम में तो वहीं पे डांस कर लेना पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा डांस मत करना, थोड़ा सा मन में डांस कर लेना, क्योंकि 5-6 लाइन में हो रहा है और अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। कर लो कॉपी फटाफट से। डन। नेक्स्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन फिगर 3.98 सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये ए बी एक डायमीटर है, ओ उसका सेंटर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ये ए सी बी का बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट डी। मतलब ये वाला बाइसेक्टर है, सर्कल को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर है, याद रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा, भूलना मत ये। प्रूव दैट सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी डी। ए डी और बी डी हो गए कॉन्ग्रुएंट, वो प्रूव करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। अरे वाह, फिल इन द ब्लैंक्स है तो खत्म। ड्रॉ सेगमेंट ओ डी, ड्रॉ करके दे दिया उसने। ए सी बी इक्वल टू ब्लैंक, और रीजन दिया है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ए सी बी देख लो, ए सी बी ये डायमीटर है, तो ये एंगल तो इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल है, तो ए सी बी कितना हो जाएगा भाई 90। ये तो स्टैंडर्ड प्रूफ है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल का। डी सी बी इक्वल टू डैश, डी सी बी किधर है, डी सी बी ये इक्वल टू डैश। सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो यहां पे बाइसेक्टर। तो ये डीसीबी की वैल्यू क्या आएगी, डीसीबी की, अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये उसके दो इक्वल टुकड़े, जो उसके दो इक्वल बच्चे हैं, वो कितने होंगे 45। तो मैं बोल सकता हूं कि डीसीबी इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्रीज। ठीक है, तो डीसीबी 45 डिग्री लिख लिया। अब वो पूछ रहा है मेजर आर्क डीबी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। ये जो मेजर आर्क डीबी है, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, सिर्फ ये देखो, ये एंगल और ये वाला आर्क, मुझे पता है कि ये एंगल जो है इट शुड बी हाफ ऑफ दिस आर्क। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, जस्ट हम लोग ने अभी निकाला। तो ये
ये क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए ना 45 का, तो ही उसका हाफ 45 आएगा ना। तो 45 का डबल कितना होता है 90। तो मैं बोल सकता हूं ये जो dB है, मेजर आर्क dB, ये 45 का डबल होगा, तो ही 2 इंटू DCB इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। 45 का डबल क्यों, 45 मतलब DCB है ना। देखो बच्चों, ये एंगल DCB जो है इट इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क DB। ठीक है, ये DCB का वैल्यू क्या है 45 डिग्री इक्वल टू हाफ मेजर आर्क DB। ये मेजर आर्क DB क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 45 आ जाएगा 90। तो मेजर आर्क DB का वैल्यू आ गया 90। ठीक है, रीजन क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब पूछ रहा है एंगल DOB, डॉब। ये डॉब क्या है भाई, ये सेंटर है और ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल हो गया अपना सेंट्रल एंगल। अभी अगर आपको मेजर आर्क DB पता है 90 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल इज नथिंग बट मेजर ऑफ द आर्क। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो एंगल DOB है इट इज नथिंग बट मेजर आर्क DB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, सेंट्रल एंगल के लिए यही रीजन लिखते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। देखो सेगमेंट OA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, OA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB। क्यों, जरा दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ। घुटने में दर्द हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग यहां पे नहीं लगाना था, घुटने में दिमाग होगा ना तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। O सेंटर है, OA और OB क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये OD इज परपेंडिकुलर, ये तो हमने देख लिया। क्यों, क्योंकि DOB जो है वो 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, और ये O से लेके A एंड O से लेके B तक इक्वल है। क्यों, रेडियस है, हमने अभी देखा। इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है बट ये खाली परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो ना, D से O तक ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये दोनों लाइन के इक्वल टुकड़े कर रहा है, ये पूरी लाइन के AB के इक्वल टुकड़े हो रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो लाइन है इट इज नॉट ओनली परपेंडिकुलर बट इट इज ऑल्सो बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर भी है, तो मैं बोल सकता हूं देखो लाइन OD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। पूरा लिखना है, यहां पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे डाला है, परपेंडिकुलर लिखना पूरा, ऐसे ऐसे करके मत लिख देना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाले बाइसेक्टर पे ये सेगमेंट से कोई भी पॉइंट ले लो इक्विडिस्टेंट होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी 12th या 13th क्वेश्चन में या 11th क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में प्रूव करके बताई है प्रॉब्लम सेट में। ठीक है, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, वापस यहां पे करूंगा तो ये लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, वहां पे ऑलरेडी मैंने लेक्चर लंबा किया है। तो ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस पे कोई भी पॉइंट एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि AD और BD दोनों इक्वली आएंगे। क्यों, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पर कहीं पे भी पॉइंट लेते हो तो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है। तो DA इक्वल टू DB लिख लो या AD इक्वल टू BD लिख लो, यहां पे इन्होंने AD कॉन्ग्रुएंट टू BD लिखा हुआ है। ठीक है, खत्म हो गया सोल्यूशन। ये इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते हो बिना रीजन के, लेकिन अगर ये आप खुद से कर रहे होते, सपोज फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, तो यहां पे रीजन लिख सकते थे कि एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिख लो अगर लिखना है तो, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। देख लो एक बार ये प्रॉपर्टी, अगर ये एक लाइन है जिसके पॉइंट से A एंड B, उसके ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूं तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है A और B के। ठीक है, तो ये लाइन के एंड पॉइंट्स क्या है, A एंड B। अगर ये लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो वो एंड पॉइंट से A और B से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो लेट्स से मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया D, तो आप क्या बोल सकते हो, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, मतलब DA कॉन्ग्रुएंट टू DB। तो आप सीधा लिख सकते हो यहां पे DA कॉन्ग्रुएंट टू DB। अगर मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया E, तो क्या बोल सकते हो, EO इक्वल टू EA बोल सकते हो क्या, या फिर EO इक्वल टू EB बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट है इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स कौन है, A और B, तो मैं बोल सकता हूं EA और EB कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे अगर मैंने ड्रॉ किया तो EA और EB कॉन्ग्रुएंट है, सीधा बोल सकता हूं। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट O, क्या मैं बोल सकता हूं OE इक्वल टू OD, नहीं। एंड पॉइंट्स कौन है, एंड पॉइंट्स है A और B, तो मैं बोल सकता हूं OA कॉन्ग्रुएंट टू OB। अगर मैंने यहां पे एक और पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया S, तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ जल्दी, ऐसे बोल सकता हूं क्या, SO इक्वल टू SA, SO इक्वल टू सा, के SO इक्वल टू सब,
जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि एस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। वो आपको मुझे कमेंट में लिखकर बताना है, मैं आंसर नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज की गई है, क्योंकि ये डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो डी ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा, तो ए डी और बी डी कॉन्ग्रुएंट आएगा, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसका सोल्यूशन लिख लो। डन। अगर आपको नीचे वाला रिजल्ट कॉपी करना है तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो, बिकॉज ये सेम चीज बहुत जगह यूज हो सकती है। बार बार मैं बताऊंगा नहीं करके, याद रखना, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। लिख लो कहीं पे, हाथ पे मत लिखना, पेपर पे लिखो। डन। तो आज के सर्कल के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 कराया, 17 कराया, 18 कराया, 19 भी कराया जो टाइम पास क्वेश्चन था, और 20 करा दिया। तो सर्कल हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, बस अभी 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी हम कर देंगे। आप सोच रहे होंगे सर इतने बड़े बड़े लेक्चर देखेंगे, हम प्रैक्टिस कब करेंगे? प्रैक्टिस आपको मेरे साथ वीडियो देखते देखते ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप कर पाएंगे। आप सोचेंगे ना बाद में जाके करूंगा, तो नहीं होगा। और इसके सॉल्यूशंस लंबे हैं, प्रॉब्लम सेट सर्कल का थोड़ा ट्रिकी है, बट यार इसका वेटेज भी बहुत है ना। सर्कल का वेटेज ऑलमोस्ट 12 मार्क्स है, तो अगर इतना इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो उसको टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से देखो ये वीडियो और प्रैक्टिस भी करो साथ में। मेरे साथ ही आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, आपके हो ही जाएंगे, टेंशन मत लो। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर दे। पर्सनली जब मिले तो भी बता दे कि योगेश सर्स बैक बेंचर्स पे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सारे सॉल्यूशंस है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री तो एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, साइंस के भी न्यूमेरिकल्स, हर एक न्यूमेरिकल एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक दे दो ताकि उनको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाए। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब। इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो और ये चैनल को सपोर्ट करो ताकि आपका ये चैनल आगे बढ़े। और कर दिया है तो थैंक यू, और बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये सेम नेम जो मेरे चैनल का नाम है योगेश सर्स बैक बेंचर्स, ये सेम नेम से मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हूँ, प्लस इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नए लेटेस्ट अपडेट्स आए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ही मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि अगर आपका कोई फीडबैक है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, ज्वाइन कर लो जल्दी से एंड जुड़ जाओ चैनल से। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं देता, लेकिन हर कमेंट में पढ़ता हूं, तो मेरा फीडबैक जो है वहीं से मैं लेता हूं। अगर आप अच्छा कमेंट कर रहे हो तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करके और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।